एक एक मतलब एक पार्टी से कितनी कितनी पार्टियां निकली हुई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए देश का सिर्फ नाम लेते हैं, देश के लिए ये करना है वो करना है, ये सब बेकार है। जाति उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, धर्म उसमें बड़ा फैक्टर है। जीतती है बेईमानी से। वोट तो उसी डलता है, उसके बाद भी वो जीतती है। कोई वोट डालते नहीं है ना, उसको डाला। वोट नहीं, तुम नहीं वोट डालते हो बीजेपी का, इसका मतलब बीजेपी नहीं जीतेगी। अब कैसे मुश्किल है वहाँ से। मगर राजनीति की बात जब होती है तो मैं इधर आता रहता हूँ। सरदार जी क्या है लोकेशन? आप बताइए। मैं राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बन गई हैं समाज में एक बड़ा पिछले कुछ सालों से। एक बात है, हाँ हाँ जाइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलती जीत से या ज्यादातर मिलती जीत से उसका अब राजनीति पे बात करने का या उसका मुंह भंग हो गया कि क्या बात करें। प्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। डिफरेंट पार्ट कितनी एक पार्टी से कितनी कितनी पार्टियां निकली हुई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए देश का सिर्फ नाम लेते हैं, देश के लिए ये करना है वो करना है, ये सब बेकार है। आम आदमी सफ़र कर रहा है, उसकी किसको चिंता है? सिर्फ भाषण है, नथिंग एल्स। इतनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ। एक ये पार्टी निकली है पिछले 10-12 सालों में से उभर के आई है, लेकिन अपोजिशन भी बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अपोजिशन फिर आपके सामने मैं क्या बयान करूं? कितनी पार्टियां हैं जिनको हमें मालूम ही नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टीज अपोजिशन में कितनी हैं। मैं ये नहीं मानता मेरा कि कहने का मतलब है कि इतनी पार्टियां हैं, अपोजिशन बड़ी वीक है, कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पावर के लिए कि हम इकट्ठे हो जाएं, और उनका कोई पर्पस नहीं है। और वो इकट्ठे होते हैं तो लड़ते हैं। देखिए मैं कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, वो पहले से ही, हालांकि जीते नहीं है, पहले लड़ना शुरू कर। इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल एक आम पब्लिक पर अच्छा नहीं पड़ता है। उसका बेनिफिट जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वो ले जाती है, ले रही है। अब फिर वही है जैसे महाराष्ट्र की आप अभी बात कर रहे थे, वो दोनों भाई इकट्ठे हो गए। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा अजीत पवार और उसके अपने पुराने जो शरद पवार वो फिर इकट्ठा होने जा रहे हैं कुछ सीटों के लिए। तो ये मतलब देखा जाए तो क्या है कि पवार फैमिली का मुंबई में उतना होल्ड नहीं है। पवार फैमिली का पुणे में और उस इलाके में ज्यादा होल्ड है। वो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता कि यानी पावर के लिए मैं इनसे मिल गया, इनसे मेरा मुँह छूटा तो उनसे मिल गया। ये चीज़ें एक आम आदमी पे कोई अच्छा असर नहीं डालती हैं। ठीक है, वो पुणे की सीट है या वो जो जहाँ की भी सीट है वो जीत जाएंगे, क्या होगा उससे? सिर्फ पावर, नथिंग एल्स। वो चाहे वहाँ है, यहाँ है या कहीं भी है। एक बात मैं कह रहा हूँ, भारत की राजनीति की इस समय सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि राजनीतिक दल भी पावर ओरिएंटेड है। हालांकि उनका लक्ष्य तो रहता है सत्ता ना, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना या सत्ता में भागीदार बनना उनका, और विपक्षी दल भी इसी फिराक में है। नहीं तो अगर आप जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इंडिया में विपक्ष बड़ा कमजोर है। मैं नहीं मानता। भारत के लोगों ने लोकसभा 2024 में विपक्ष को बहुत ताकत दी, 240 सीटों पर आज वो है। और जब संसद का सत्र चलता है तब विपक्ष की ताकत का पता भी कई बार अब लगता है। आपने देखा कि कई मसलों पर सरकार को विपक्ष के सामने आकर उन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ी। चुनाव आयोग ये SIR को लेकर पहले विपक्ष उसको कहता था कि चुनाव, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं ये बताऊं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि उस समय 60s में 70s में लोगों को ये लगता था कि इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को सत्ता से हटाना नामुमकिन, उनसे लड़ना नामुमकिन। तो उन दिनों JP आंदोलन से पहले तभी सब इकट्ठा भी हुए थे, कम्युनिस्ट और बीजेपी सब एक साथ हो गए थे, बीजेपी तो विलय ही कर गई। तो उस समय नेता लोग चुनाव प्रचार के दौरान ये नारा लिखते थे कि मजबूत विपक्ष के लिए हमें वोट दीजिए। वो मानते थे कि हमारा सरकार में आने का कोई मतलब, कोई चांस नहीं है, लेकिन वो मांगते थे लोगों से वोट कि मजबूत विपक्ष के लिए वोट दीजिए।
और समाज में लोग उनको उसी तरह से देखते थे और उनकी विचारधारा, वैचारिक दृष्टि और उनके व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा था कि लोग उनके साथ खड़े रहते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका चंदा। लेकिन जब से जनता ही लालची हो गई, जनता ही नेताओं से पैसे ये वो सारी चीज, तब से नेताओं ने धन बल का इस्तेमाल कर जनबल हासिल करना शुरू कर दिया। आप ऐसा मानते हैं मेरी बात को? क्योंकि जनता पे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पार्टी इधर से उधर चला जाए, नेता उधर से उधर चला जाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब जब हम डिस्कस करेंगे तो आस्ता आस्ता लोगों को समझ में आएंगे। तो अभी तो मुझे वो याद नहीं है फैक्टर्स जो आपने बताए हैं, वो बात भी ठीक है, मगर उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किस वजह से जो है विपक्ष तैयार हुआ और दूसरी पार्टियां बनी इस देश के अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जाति उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, धर्म उसमें बड़ा फैक्टर है। और अब आप वो जो पहले वाले मुद्दे जो आप डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है बीजेपी ने ये जान लिया है कि सत्ता को पाने के लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है और पैसे के हर पॉइंट पर वो कब्ज़ा कर रही है, चाहे वो रैंक हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे किसी भी प्रकार का वर्तमान में स्थिति कोई भी बॉडी हो, कोई भी संस्था हो, सब पर कब्जा कर लिया है उसने। तो जो सरकार में रहता है उसी के ऊपर आरोप लगता है, कौन नई बात है? इंदिरा जी जब सरकार में थी तब आरोप नहीं था? बात सुनिए, सत्ता को पाने के लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है और हर वो पैसे का पॉइंट जो है इन्होंने कब्जा लिया है। और जैसे अरावली की बात की आपने, ये पैसे से जुड़ी हुई है। पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है इन्होंने कि दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। और सन 1614 में या 1416 में 46 में इंग्लैंड में सबसे पहले डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी और उसका प्रधानमंत्री जो था सर रॉबर्ट वालपोल था। उसने ये कहा था एवरी मैन हैज़ इट्स प्राइस, उसको दाम दो और ख़रीदो। ये जो बेसिक जो ह्यूमन सेंसिटिवनेस है ये इन्होंने पकड़ रखी है। जनता को इतना बेवकूफ़ बना दिया है और जनता को इतना मतलब दबा दिया है। तो मैं आपकी बात को कैसे मानूं? जनता ने उनको, अरे आप सुनिए, क्लियर फुल मेजॉरिटी नहीं है, ये फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं है। जनता ने उनकी सीटें कम की, 50 से ज़्यादा सीटें कम कर ली। कैसे आप जनता मेजॉरिटी की बात कर रहे हो तो सर की भी बात कीजिए, मेजॉरिटी कैसे आ रही है वो सर की भी बात कीजिए। सर की SIR की भी बात कीजिए। आप SIR के बारे में जानते हैं? क्या है SIR का, क्या मामला है? हंस क्या रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 2 राज्यों में जाके देख करके आया हूँ। क्या SIR में ऐसा है? देखिए, चुनाव आयोग की आप ही के चैनल पे मैंने 25 रीजन्स की लिस्ट दी थी आपको और उनमें से सारे वो मैंने बहुत पहले दी थी और वो सारे हैं। कॉपी होम में तो हर आता का आदमी मिल जाए। देखिए यहाँ हमारा कार्यक्रम देखने वाले भी आप लोग का चेहरा पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक मसलों पर सड़क पर चलता आदमी इन चीज़ों को नहीं बोल सकता, इसलिए मैं आता हूँ आप लोग चर्चा करने। आओ बैठो भैया, आओ बैठो। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, आगरा से हूँ। क्या हाल है आगरा का? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया है आगरा के हाल। इस बार चुनाव में आगरा में क्या होगा? अखिलेश ही आएगा, अखिलेश। कैसे? अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो अखिलेश ही है। वहाँ से मन बना लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब। मुजीब, यार ऐसा तुम लोगों को क्यों लगता है कि ये बीजेपी बेईमानी से जीतती है? बताओगे कुछ? जीतती है बेईमानी से, वोट तो उसी डलता है, उसके बाद भी वो जीतती है। कोई वोट डालते नहीं है ना, उसको डाला। वोट नहीं, तुम नहीं वोट डालते हो बीजेपी का, इसका मतलब बीजेपी नहीं जीतेगी? अब कैसे मुश्किल है वहाँ से। ये दिमाग में आपके कैसे आता है कि बेईमानी? अगर ऐसे ही बेईमानी तो यूपी में 43 सीट कैसे जीत गए ये लोग, इंडिया गठबंधन वाले? अब बीजेपी चली गई दूसरे कितनी सीट पर? कैसे चली गई बीजेपी 33 सीट पर, बताओ?
उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ से बेईमानी जैसी तरह से ये कर रहा है बेईमानी, उस तरह से अब आएगी नहीं बीजेपी, वहाँ से यूपी से नहीं आएगी किसी भी अभी आदमी। आपने कहा कि बेईमानी नहीं करे तब अखिलेश आएंगे, हाँ अखिलेश आएंगे तो फिर। जब बेईमानी यूपी में कैसे अखिलेश जीत गए बीजेपी ज्यादा सीट लोकसभा में? वो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, उनको पूरा पूरा वो था भरोसा है कि हम ना से जीतेंगे। जो सांसद के वोट जो हुए थे उनको पूरा भरोसा था कि हम ना से जीत जाएंगे, तो उनको मौका नहीं मिला। उन्होंने सोचा हम तो आधा तो बहुमत है ही, हम जीत ही जाएंगे, तो वो इसी वजह से वो हारे हैं। उनको पता नहीं थी कि हम हारे जाएंगे, अब उन्हें एहसास होने लगा कि हम हार रहे हैं तो बेईमानी पे उतरेंगे वो। अब मायावती का क्या रहेगा यूपी में? मायावती का तो नहीं है, हाँ? मायावती का तो मुश्किल है, अखिलेश ही आएंगे वहाँ से। मुसलमान लोग किधर हैं ज्यादा यूपी के? यूपी के अखिलेश को देते हैं सबसे ज़्यादा। अब मान लो अगर मायावती और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, हैं तो भी अखिलेश को ही आएगा, अखिलेश को बटेगा नहीं दोनों तरफ? मुश्किल है, बहुत कर रहा वो है उसका, मुझे मालूम है अखिलेश को ही आएगा फिर भी। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए आएगा कि मन बना लिया है लोगों ने अखिलेश को, वहाँ के लोगों ने। मान लो मायावती और कांग्रेस का समझौता हुआ और आपकी सीट से मुसलमान को वो तो ओवैसी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं जीतेगा ओवैसी वहाँ से, तो कहाँ से? यूपी से। वो तो आएगा ही, वैसी भी आएगा, घबराओ नहीं। लेकिन ये बताओ कि मायावती और कांग्रेस का मान लो गठबंधन हो जा और वो मुस्लिम कैंडिडेट आपके क्षेत्र से दे दे, तब आप लोग किधर? जब देखेंगे ना गठबंधन होगा, वैसे तो मुश्किल है, वो नहीं का ही रहेगा, कांग्रेस का और उसका समाजवादी का। चलो ठीक। तो आप बताइए, सारे जो विषय है बहुत दिन के बाद आज क्या विचार है? सर सबसे पहले तो आपकी बात सही है। देखो कांग्रेस में भी जो है ज़्यादातर तो इकट्ठे हुए और अभी भी है, कल भी जो एक झगड़ा हो रहा है कि भैया जो स्लीपर सेल है वो बाहर निकले और उनको निकालो। तो ये सारे जो है इस तरीके से तो है। कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जो कि एक नेशनल लीडर है, इंटेलेक्चुअल है, वो ही है उसमें, और बाकी का तो अभी कोई पार्टी के भीतर है, उसमें आवाज उड़ जाती है। अभी एक सांसद है वो प्रियंका गांधी का नाम आगे करने लगे। हाँ सर, वो तो जो है पॉलिटिक्स चलती रहेगी ना, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो जो है चलेगा। जब अंग्रेज चले गए तो जो है उनके दूसरे छोटे भाई रह गए, तो वो तो उस पॉलिसी को आगे ले जाएंगे ना। जो देश को रूल करना है तो कैसे करेंगे? हर घर में, हर परिवार में, हर पार्टी में विभीषण तैयार करने हैं, और हो रहे हैं सर। ये तो हमारा इतिहास है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो डिवीज़न की ममता के केस में आप बिल्कुल भी सफल नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि ममता जो है वहाँ मुसलमानों को, हिंदुओं को अंग्रेज़ फेल हो गए 2005 में, पार्टीशन करा के फिर पार्टीशन फिर वापस लिया है। वो लोग जो है अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं। वो हिंदू मुस्लिम बाद में, सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचानते हैं उनकी लैंग्वेज से। आप देखिए ना, आप बांग्लादेश में आज भी जो है सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर का वो राष्ट्रगीत जो है बंगाल में चल रहा है, वो मुस्लिम्स है। तो उनकी जो अटैचमेंट जो है लैंग्वेज से है, लैंग्वेज से वो लोग जो है ज़्यादा प्यार करते हैं और आदमी को पहचानते हैं। हम लोग जो है धर्म से पहचानते हैं, पहले धर्म पूछते हैं और जात पूछते हैं। तो मेरा ख्याल तो जो है आप ममता को जो है बीजेपी खुद ही जिता रही है, इस तरीके के जो है विभाजनकारी जो है वो रख के। और सफ़र कौन कर रहा है? अब वो जो है वो दास मारा गया, वो दलित है। और मथुआ जो है वो बेचारे सारे के सारे इधर बॉर्डर क्रॉस यहाँ आए हुए हैं इधर। उनका तो अगर कोई भी आदमी जो है उनके हित में सोच सकता है तो वो तो ममता है ना। बीजेपी का तो ये इतिहास ही नहीं है दलित के लिए सोचना करना या ओबीसी। पूरे देश में बीजेपी, सुन लीजिए, पूरे देश में बीजेपी चुनाव जीता। आपने बोला बीजेपी ने 2014 से 24 तक जिस तरह की अपना ग्राफ बढ़ाया है, 77 सीटों तक विधानसभा में वो पहुंच चुकी है। ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी का बंगाल में एक अचीवमेंट है कि आज उसका लीडर ऑफ अपोजिशन है। बाकी सारी पार्टियां, सीपीएम जो इतने 3 दशकों से ज़्यादा राज की, आज उसके एक विधायक नहीं है, एक एमपी नहीं है। और बीजेपी जिसके 1999 तक एक विधायक नहीं था, पहला विधायक जो जीता था 99 में, आज वो कहाँ है? तो आप ऐसा में, और इलेक्शन का प्रेडिक्शन इतना पहले करने वाला आदमी फिर बाद में मजाक का पात्र भी बन जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं भी बना हूँ एक आध बार, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए वो ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है या दूसरी जगह हुआ है, लेकिन मेरे को पक्का विश्वास है कि जो है वेस्ट बंगाल में ममता जीतने जा रही है।
क्योंकि ये जो मुस्लिम्स और हिंदू हैं वहाँ के, वो लोग या इवन दूसरे लोग हैं, वो उनमें कम्युनल एस्पेक्ट बहुत कम है। और हम जो है नॉर्थ में जो अरे पश्चिम बंगाल में एक बात बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह की घटना घट रही है और जिस तरह का पीछे 1 साल से है, वो भी तो बंगाल का ही एक हिस्सा है। आप नहीं मानते कि पश्चिम बंगाल में उस सेंटिमेंट का असर पड़ेगा? कितनी दूर है, मैं तो गया हूँ। आप बांग्लादेश बॉर्डर कोलकाता से कितनी दूर है? 72 किलोमीटर 77 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है, 80 किलोमीटर के बाद। और उस इलाके में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा, उसका असर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर नहीं पड़ेगा? ऐसे आप कैसे मानते? हिंदू एकजुट हो जाए तो ममता बनर्जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। सारे के बाद मेजॉरिटी है। बीजेपी यही तो नैरेटिव बना रही है। बीजेपी यही नैरेटिव बना रही है। बीजेपी क्या? अरे मैं क्या बिल्कुल, दिक्कत यही है। बिल्कुल बंगाल में यही नैरेटिव बना रही है। नहीं, देखिए बात यही, अगर इस तरह से बात करने लगे तो आप कहोगे कि आप बीजेपी के नैरेटिव पे बात कर रहे हैं। अरे ये बात क्या, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये अगर इसकी बात हम करें तो बीजेपी के नैरेटिव है। बताइए बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, बताइए, नंबर बताइए आप।